हाय गाइस। तो गाइस हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का रिलेशंस एंड फंक्शन चैप्टर, आपका मैथमेटिक्स, आपका NCERT का। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस क्लास 12th का। आपका 11th तो कंप्लीट हो गया है, तो नाउ अब हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th रिलेशन एंड फंक्शन। तो फटाफट कॉपी निकाल लीजिए, हम करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। वैसे आप 11th में पढ़ चुके हो रिलेशन एंड फंक्शन, बस यहाँ पर थोड़ा हम एडवांस जाएंगे। ठीक है, तो पहले तो हम कॉन्सेप्ट देखेंगे रिलेशन फंक्शन में क्या क्या आपका जो टॉपिक आता है ना, जैसे टाइप्स ऑफ फंक्शन हो, टाइप्स ऑफ रिलेशन हो गया, और आपका इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, वो सब हम पूरा एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देन आपका एक्सरसाइज 1.1 हम शुरू करेंगे NCERT का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं ओ लर्निंग पॉइंट। तो निकाल लीजिए कॉपी और हेडिंग लगाए रिलेशन एंड फंक्शन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शन। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन। तो पहले तो हम रिलेशन ही बात करेंगे, रिलेशन का कहानी। ठीक है, फिर आपका आएगा फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर सब आपका जो चलेगा, यहाँ पर सिर्फ क्या चलेगा, रिलेशन चलेगा। ठीक है, रिलेशन के बाद आपका क्या आता है, फंक्शन आता है, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले तो आपका एक्सरसाइज 1.1 में आपका रिलेशन ही आएगा। तो रिलेशन बेसिस पे आपका बहुत सारा क्या करेंगे, हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक, तो रिलेशन आप पढ़ चुके हैं 11th में। रिलेशन क्या होता है, मतलब जैसे इंग्लिश वर्ड जो आपका है, रिलेशन का मतलब क्या होता है, संपर्क होता है। जैसे मम्मी पापा का रिलेशन, जैसे सिस्टर ब्रदर का रिलेशन, इसी प्रकार। लेकिन यहाँ पर जो मैथ्स में यहाँ पर जो हम मैथ करेंगे, यहाँ पर नंबर सबका रिलेशन आएगा। ठीक है, नंबर फंक्शन ये सब का रिलेशन हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो आपका नंबर सब आएगा। ठीक है, सेट, सीधा सीधा बोलेंगे तो सेट में ही, यहाँ पर सब कहानी सेट में ही होगा। ठीक है, रिलेशन सब सेट, रिलेशन फंक्शन दोनों में सेट में ही कहानी होता है, सेट से ही आपका शुरू होता है रिलेशन। ठीक है, अब समझेंगे, ध्यान से देखना। तो रिलेशन बहुत आसान है। रिलेशन मतलब रिलेशन समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा ऑर्डर्ड पेयर। क्या, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर। अब ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर पहले लिखिए। ये आपका क्या होता है ऑर्डर्ड पेयर। तो जैसे सपोज आपके पास एक सेट है, ध्यान से देखना, एक सेट, कोई भी सेट है, सपोज नंबर लिख लिया 1 2 3 4। ठीक है, ठीक है, चलिए अब इसका अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, A क्रॉस B, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। ठीक है, मैं बता दूं कार्टेशियन वाला, ये क्रॉस वाला 11th में पढ़ चुके होंगे। अगर हम यहाँ पर यहाँ पर ये A है और B एक ठो सेट लिया। ठीक है, यहाँ पर सपोज 1 2 3 ले गया, और यहाँ पर ले गया मैं 3 और 4 ले गया एलिमेंट्स। ठीक है, अब चलो A क्रॉस B करोगे तो क्या आएगा भाई, 1 3 के साथ ऑर्डर पेयर लिख सकते हो। और ऑर्डर पेयर में क्या करते हैं ना, कॉमा देते हैं, 1 3 के साथ रिलेशन। अब इसको ही रिलेशन कहा जाता है। अब 1 3 के साथ, फिर 1 4 के साथ ऑर्डर पेयर हो सकता है, फिर 2 आपका 3 के साथ हो सकता है, 2 4 के साथ हो सकता है, फिर 3 के साथ हो सकता है, फिर 3 4 के साथ हो सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो आपका ये पूरा ये सेट में, मतलब A क्रॉस B जो आया आपका, ये एक को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं हम, ऑर्डर्ड पेयर, जो कि आप पढ़ चुके हो। ऑर्डर्ड पेयर क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेयर, जोड़ी में आपको मिल रहा है। ठीक है, अब ये 1 जो ऑर्डर्ड पेयर मिला, यानी आपको जो यहाँ पर 1 और जो 3 मिला, ये आपका क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। और ये आपका रिलेशन भी कह सकते हो, मतलब यहाँ पर 1 इज रिलेटेड टू 3 कह सकते हो, है ना, मतलब 1 और 3 का यहाँ पर रिलेशन है, इसलिए ब्रैकेट में रखे, साथ में रखे ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में क्यों लिखते हैं, क्योंकि 1 और 3 का हम यहाँ पर रिलेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रिलेशन। तो ये 1 रिलेटेड टू 3 पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है, 1 रिलेटेड टू 3 बोलेंगे। ठीक है, 1 रिलेटेड टू 3। ठीक है, अब मैं यहाँ पर 2 ठो जो सेट था, ये दोनों को क्या क्या मैं क्रॉस किया, तो जो आपका ये जो ऑर्डर्ड पेयर में जो आपका पूरा का पूरा सेट मिला, इसको ही हम बोलते हैं क्या है, रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। भाई समझ में आ रहा है, क्लियर, इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशन। और सिंपली हम यहाँ पर जो A क्रॉस B को हम R लिखते हैं। R मतलब समझ जाना भाई, R मतलब A क्रॉस B, है ना, 2 ठो सेट का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट कह सकते हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट कह सकते हो। ठीक है, 2 सेट का आपका क्रॉस आपका रिलेशन ही होता है।
सिंपल चीज़। तो यहाँ पर लिखेंगे कैसे हम, यहाँ पर डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, यहाँ समझ में आ रहा है ना पूरा क्लियर, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। यानी आपका जो दो ठो सेट है, दोनों को अगर क्रॉस करें तो जो आपका जो ये मिल रहा है सेट यहाँ पर ऑर्डर पेयर में जो मिल रहा है, ये पूरा का पूरा आपका रिलेशन है, ये पूरा क्या है आपका रिलेशन है। क्यों रिलेशन है, क्योंकि देखो यहाँ पर 1 3 के साथ, 2 4 के साथ, मतलब क्या एक एक का एक एक इमेज आ रहा है। वैसे आप फंक्शन में पढ़ोगे है ना, सबका एक एक रिलेशन है, ये 1 3 के साथ रिलेशन, कुछ भी रिलेशन हो सकता है भाई। हम तो यहाँ पर 3 जैसे ना ब्रदर सिस्टर है, सिस्टर ब्रदर है, कुछ भी होगा, ठीक है ना। तो ये आपका सिंपल है आपका रिलेशन। तो इसको हम डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे, ठीक है, इसको हम, ये तो हो गया, हम मैथमेटिकली आपको समझा दिए। अब इसका अगर हम स्टेटमेंट लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब सबसे पहले तो हम दो ठो एम्प्टी सेट लेंगे, सॉरी नॉन एम्प्टी सेट लेंगे, तब ना होगा। एम्प्टी सेट में रिलेशन कहाँ मिलेगा भाई, अगर एम्प्टी सेट मान लो एक ठो एम्प्टी सेट मतलब कुछ एलिमेंट नहीं है, इसको एम्प्टी सेट बोलते हैं। और सपोज और एक ठो बी है, ये भी एम्प्टी है, खाली है, कुछ भी उपादान नहीं है, कुछ भी आपका एलिमेंट्स नहीं है। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या आएगा भाई, वही फाई आएगा ना, कुछ नहीं मिलेगा। यानी आपको जैसे भी करके नॉन एम्प्टी सेट दो ठो लेना है। चलिए उसका अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, लिखें तो ये तो आपका ऑर्डर पेयर समझ में आया। ऑर्डर पेयर से ही आपका रिलेशन का कहानी शुरू हो गया, ठीक है ना। ऑर्डर पेयर होगा तब जाकर आपका रिलेशन होगा। चलो तो सिंपल यहां पर अगर हम रिलेशन का डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है, रिलेशन को हम डेफिनेशन अगर लिखेंगे तो लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी, ध्यान से देखना, नॉन एम्प्टी सेट्स, देन ध्यान से देखना, देन ए रिलेशन को हम क्या लिखते हैं आर, देन ए रिलेशन फ्रॉम, कहां से कहां होगा, रिलेशन फ्रॉम सेट ए से, सेट ए, ध्यान सेट ए टू क्या कहां तक जाएगा, सेट बी, यानी ए बी के साथ रिलेशन। एक सेट, दो ठो सेट में आपका रिलेशन डिफाइंड है, ध्यान से देखना, दो सेट होगा तब जाकर रिलेशन डिफाइंड होगा। तो सेट ए टू सेट बी इज ए सबसेट टू, हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी। मतलब सिंपल तरीके से हम समझेंगे तो आपका जो रिलेशन है ये आपका है किसके साथ बराबर है भाई, ए क्रॉस ए के साथ बराबर, ए क्रॉस बी के साथ, दो सेट का क्रॉस करेंगे, ठीक है। अब ये आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो कि ये जो सबसेट टू यानी रिलेशन सबसेट टू आप ए क्रॉस बी भी लिख सकते हो, है ना। पूरा क्लियर हो रहा है ना, पूरा क्लियर। और भाई आर और ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इस सिंपल रिलेशन को लिखने का तरीका, अरे भाई रिलेशन क्या होता है, दो ध्यान से देना और एक बार बोलो, अगर ए बी दो ठो नॉन एम्प्टी सेट है, देन ए रिलेशन आर, मतलब तब क्या होगा, रिलेशन कहां से कहां होगा, सेट ए टू सेट बी इज ए सबसेट टू ए क्रॉस बी हम कह सकते हैं। जैसे मैं बताऊंगा अभी, देखो सपोज मान लो आपके पास एक से, इसको हम ना एरो डायग्राम में समझेंगे तो अच्छे समझे। सपोज यहाँ पर 1 2 3 है, 4 5 है, ठीक है ना। अब देखो ये सपोज ए सेट है, ये बी सेट है, ठीक है। अब ए सेट का ये 1 4 के साथ रिलेशन, 1 5 के साथ रिलेशन हो सकता है, 2 4 के साथ, 2 5 के साथ, फिर 3 4 के साथ, 3 5 के साथ। तो ये जो है आपका ये क्या हो रहा है, ये आपका रिलेशन है 1 4 के साथ, 1 5 के साथ, 2 4 के साथ, 2 5 के साथ। तो ये क्या होता है आपका रिलेशन होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर ए क्रॉस बी करेंगे तो जो भी मिलेगा आपको यहाँ पर ऑर्डर पेयर मिलेगा बहुत सारा, 1 4 1 5 2 4 2 5 सब ये आपको ऑर्डर पेयर मिलेगा। तो ये सिंपल क्या है आपका रिलेशन ही है। तो इसको हम ए क्रॉस बी को हम रिलेशन ही कहते हैं। अगर रिलेशन कहते हैं तो आर सबसेट टू ए क्रॉस बी होगा ना भाई, क्योंकि ए क्रॉस बी करोगे जो मिलेगा वो तो आपका आर के साथ सबसेट होगा ना, क्योंकि आर तो वही है ना कहानी भाई। ये सबसेट जगह पर इक्वल भी ले सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है ना। समझ में आ गया रिलेशन क्या होता है, सिंपल है। अगर दो ठो आपको नॉन एम्प्टी सेट है तो जो उसका रिलेशन होगा कहां से कहां होगा, फ्रॉम ए टू बी होगा, फ्रॉम ए टू बी होगा रिलेशन, ठीक है, जो कि आपको ऑर्डर पेयर में मिलेगा, ए क्रॉस बी होगा, यानी 1 4 के साथ, 1 5 के साथ, 2 4 के साथ, 2 5 के साथ, 3 4 के साथ, 3 5 के साथ, इसी प्रकार होगा। तो ये आपका सिंपल क्या है रिलेशन,
ठीक है, अब हम देखते हैं रिलेशन में हम डोमेन और रेंज को थोड़ा समझेंगे। ठीक है ना, ये हो गया रिलेशन, इतना लिखना है बस। चलो, अरे डेफिनेशन क्या करोगे भाई, फिर भी आपको समझ लेना चाहिए। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं, कॉन्सेप्ट आपका पूरा स्ट्रांग होना चाहिए, तब जाके आप एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक है, अब हम थोड़ा देखते हैं डोमेन रेंज क्या होता है रिलेशन में। ध्यान से देखना, सब धीरे धीरे होगा, टेंशन मत, धीरे धीरे होगा और रिलेशन और क्लियर होगा। ध्यान से देखना, अब हम देखेंगे क्या डोमेन और रेंज। वैसे आप देख चुके हो, डोमेन एंड रेंज देखेंगे, को डोमेन जरूरत नहीं है। ठीक है, डोमेन और रेंज देखेंगे। सपोज आपके पास दो ठो सेट है, ए बी सी है, और एक ठो बी सेट है डी ई है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आर निकाला, मतलब रिलेशन निकाला। रिलेशन का मतलब क्या होता है ना, ए क्रॉस बी, सिंपल तरीके से समझना, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर करोगे तो क्या आएगा भाई, चेक करो तो क्या आएगा, ए डी आएगा। ठीक है, फिर आएगा ए ई आएगा। ठीक है, फिर आपका आएगा बी डी आएगा। ठीक है, बी ई आएगा। ठीक है, फिर आएगा सी डी आएगा। ठीक है, फिर सी ई आएगा। ठीक है, तो ये आपका जो रिलेशन मिल गया, रिलेशन मीन्स ए क्रॉस बी, इतना याद रखो, ए क्रॉस बी रिलेशन आया, ये मिल गया। ठीक है, ये ऑर्डर पर मिल गया। तो डोमेन क्या होता है, डोमेन मतलब फर्स्ट एलिमेंट। ये फर्स्ट एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर ए बी, यहाँ सीधा सीधा बोलेंगे तो डोमेन क्या है आपका, ये वाला ए सेट, पहला वाला सेट। ठीक है, अगर हम इसको देखो, इसको फिर हम एरो डायग्राम में बनाते हैं। देखो, चलो 11 में पढ़ चुके डोमेन वाला कहानी ना, रुक जाओ। ट्रेडिंग और ये ट्रेडिंग, ठीक, आपका ए बी सी है, डी ई है। ठीक है, ए डी के साथ रिलेशन, ए ई के साथ रिलेशन, बी डी के साथ, बी ई के साथ, सी डी के साथ, सी ई के साथ। ठीक है, तो ये जो पहला वाला जो सेट है इसको हम बोलते हैं क्या है, डोमेन। पहला वाला जो सेट का एलिमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन। अगर यहाँ पर ऑर्डर पेयर में देखोगे तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है आपका, डोमेन है। ठीक है, और सेकंड वाला आपका रेंज है। यहाँ पर सेकंड वाला क्या है आपका भाई, ये आपका क्या है, ये क्या है, दो ठो, इसको हम बोलते हैं रेंज, RANGE। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखें, अब अगर यहाँ पर और कुछ एलिमेंट बच गया, कुछ भी यहाँ पर बच गया, तो ये पूरा यहाँ टोटल क्या हो जाएगा आपका, कोडोमेन हो जाता है। क्या हो जाता है, कोडोमेन। यानी पूरा सेट बी को, ये बी सेट है तो पूरा सेट बी में जितना भी एलिमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। ठीक है ना, पूरा क्लियर, इतना समझ में आ गया पूरा। डोमेन रेंज क्या होता है, कहानी बहुत सिंपल है, आगे से पढ़ चुके हो, सेट में भी शायद पढ़ चुके हो। चलिए, ठीक है ना। और एक तो यहाँ पर चीज समझना, जैसे यहाँ पर जैसे देखो ए और डी है ना, ऑर्डर पेयर। यहाँ पर जो ए और डी है इसको क्या पढ़ा जाता है, ए रिलेटेड टू डी पढ़ा जाता है, ए रिलेटेड टू डी पढ़ा जाता है। ठीक है ना, इसको क्या पढ़ोगे, ए इज रिलेटेड टू, और ए रिलेटेड टू बोलोगे तो ठीक रहेगा। ठीक ना, ए रिलेटेड टू डी पढ़ोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर कुछ भी ऑर्डर पेयर है भाई, बी और ई है तो इसको पढ़ोगे बी रिलेटेड टू ई, सी डी है तो सी रिलेटेड टू डी, ऐसे पढ़ना है आपको। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पर बताऊं कि एफ जी यहाँ पर पूछूं ये सेट में, तो क्या होगा भाई, ये आपका एफ डज नॉट रिलेटेड टू जी होगा, क्योंकि यहाँ पर एफ और जी ये सेट में बिलोंग नहीं कर रहे, मतलब रिलेशन में आपका नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू। यहाँ पर एफ जी दिख रहा है क्या भाई, एफ जी तो नहीं दिख रहा है ना, सेट में भी नहीं है एफ जी, तो इसलिए आप डज नॉट रिलेटेड टू जी कह सकते हो। ठीक है, इतना बेसिक चीज था। चलो आगे हम बढ़ते हैं। ठीक, समझ में आ गया। चलो अब हम टाइप्स ऑफ रिलेशन देखते हैं। रिलेशन तो हम समझ गए, वैसे आपका रिलेशन बहुत प्रकार का होता है, तो कितना प्रकार का होता है नाउ अब हम डिस्कस करेंगे। चलिए, हो गया ना भाई। तो रिलेशन क्या है बोलने से सीधा सीधा बोलना है, दो ठो अगर आपके पास सेट है तो वो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलना है इसको। कार्टेशियन को हम क्या बोलते हैं, रिलेशन। ठीक है, एक सेट का दूसरा सेट का जो आपका इमेज कह सकते हो या रिलेशन, जैसे ये हुआ। मैं एरो डायग्राम में समझा दे, फील हो गया ना आपको, पूरा अनुभव हो गया। चलिए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन।
चलिए लिखें टाइप्स ऑफ रिलेशन। पूरा ये रिलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो आप आसानी से पूरा आप एक्सरसाइज 1.1 को उड़ा सकते हो। ठीक है, वैसे मैं बताऊंगा एक एक नंबर बताऊंगा भाई, टेंशन मत लो, एक एक नंबर हम करेंगे पूरा। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी लेंगे, लास्ट वाला जो आपका मिसलेनियस है मिक्सचर वाला वो भी हम कवर करेंगे। चलिए टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, अब रिलेशन कितना प्रकार का होता है हम एक एक भाई डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला, और मैं बोल दूंगा जो जो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिलेशन है। ठीक है, मार्कर को क्या हो गया, चलिए चलो ठीक है ना। चलिए फर्स्ट लिखें एम्प्टी रिलेशन, जैसे आप सेट में पढ़ते हो एम्प्टी सेट, यहां पर भी एम्प्टी, एम्प्टी को हम वॉइड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वॉइड। तो फर्स्ट हम रिलेशन देखेंगे एम्प्टी, EMPTY, एम्प्टी, और इसको वॉइड भी कहा जाता है। वॉइड मतलब खाली, वॉइड रिलेशन। और ठीक है ना, बहुत ही आसान है भाई। वॉइड रिलेशन, पहले इसका थोड़ा डेफिनेशन लिख देते हैं फिर हम अच्छे समझेंगे। ठीक है ना, चलो लिखो, फिर मैं बताऊंगा क्या होता है। ये क्या होता है, कौन सा रिलेशन को हम एम्प्टी और वॉइड रिलेशन बोल सकते हैं। ए रिलेशन आर इज सेड टू बी, मतलब हम कह सकते हैं सेड टू बी क्या, एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन इफ, ध्यान रखना, इफ नो एलिमेंट, इफ नो एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, हम यहां पर जो टाइप्स ऑफ रिलेशन देखें ना, यहां पर सिर्फ एक सेट के देखेंगे, हाँ, ओनली वन सेट देखेंगे, वन सेट, यहाँ पर ओनली वन सेट मतलब सिर्फ हम ए लेंगे। ठीक है, ए में समझेंगे। ठीक है, और उसका रिलेशन निकालेंगे तो ए क्रॉस ए कर देंगे, वही सेट को हम क्रॉस कर देंगे। ठीक है, अब समझा देंगे, रुको। ए रिलेशन आर इज सेड टू बी एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू, ये ध्यान देना, ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए, वही सेट। ठीक है, यहां पर एक ठो सेट हम लेंगे, एक ठो सेट है आपका। ठीक है, कुछ भी सेट है आपका, तो क्या बोल रहा है कि एक रिलेशन को हम एम्प्टी रिलेशन कब कहेंगे, जब नो एलिमेंट, मतलब नो एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब ए का कुछ भी एलिमेंट वही सेट का एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं होता हो, यानी रिलेटेड नहीं होता हो। ठीक है, मैं बताऊंगा, देखो। अब देखो, मुझे बताओ, एक सेट है ए, अब इसका अगर ए क्रॉस ए करेंगे, मतलब समझ आना, यहाँ पर दो ठो सेट है आपके पास, ये एक ठो है, ये एक ठो, सेम सेट को हम क्रॉस करेंगे। ठीक है, सेम सेट या फिर अलग अलग सेट है, कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों को क्रॉस करेंगे तो हमको रिलेशन ही मिलेगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि अगर एक सेट को क्रॉस कर रहे हो यानी रिलेशन लिख रहे हो, तो रिलेशन में आपको कुछ भी ऑर्डर पेयर नहीं मिलेगा, यानी आप फाई कह सकते हो। तो ये प्रकार रिलेशन को आप क्या बोलते हो, एम्प्टी रिलेशन बोलते हो। अब इसे समझेगा एग्जाम्पल, टेंशन मत लो। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक रिलेशन को कब हम एम्प्टी रिलेशन बोले, जब ए सेट का कोई भी एलिमेंट दूसरा सेट, यानी वही सेट कह सकते हो या दूसरा सेट कह सकते हो, दूसरा सेट के साथ रिलेटेड नहीं होता हो। ए सेट का कुछ भी एलिमेंट्स नहीं है भाई, दो ठो सेट का कुछ भी एलिमेंट्स नहीं होगा, तब ए क्रॉस ए करोगे तो क्या मिलेगा भाई, कुछ भी नहीं, खाली। तो इसको हम बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन, सिंपल है। ठीक है, वैसे इसको क्यों पढ़ रहे हैं, काम आएगा भाई, धीरे धीरे रुको। ठीक है, क्यों, इसका देखो। अब जैसे मैं एग्जाम्पल एक ठो लिख रहा हूँ, ठीक है, जैसे आपका एनसीईआरटी में शायद है कि नहीं है क्या आपका, चलो मैं एक ठो एग्जाम्पल लिख के देता हूँ आपको। चलो
आपके पास एक तो सपोज आपके पास एक सेट है ए, ठीक है, एक सेट है ए, 1 2 3 8 11 दे दिया, चलो 10 दे दिया और 11 दे दिया, ठीक है, 10 दे दिया और 11 दे दिया, ठीक है, एक सेट है ए। अब इसका अगर हम रिलेशन लिखेंगे भाई, यानी ए क्रॉस ए करेंगे तो क्या आएगा बताओ, तो पहले बताओ। 1 1 के साथ हम कर सकते हैं, फिर 1 2 के साथ, ठीक, 1 3 के साथ, ऐसे जाएगा पूरा, ठीक है, तो ये आपका रिलेशन बन जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं ये रिलेशन मैं आपको लिख के दे दिया, ठीक है, ये इस प्रकार का, ठीक है, या अगर आप यहाँ पर रिलेशन निकालोगे तो ऐसे निकालोगे। तो मैं यहाँ पर रिलेशन मैं आपको पूछा कि यहाँ पर रिलेशन ध्यान से रखना, मैं लिखा ए बी मतलब ऑर्डर्ड पेयर सॉज दैट ए माइनस बी इक्वल टू 4 लिख दिया, ठीक है। अब भाई इसको मत देखो, तो कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं तो इसको मत देखो। मैं एक सेट लिया ए सेट और एक रिलेशन बना दिया, अपने अनुसार बना दिया ये रिलेशन, और मैं पूछा कि ये रिलेशन एम्प्टी रिलेशन होगा कि नहीं, तो चेक करना, दिमाग लगाओ, एम्प्टी रिलेशन होगा क्या। एम्प्टी रिलेशन का कंडीशन क्या है कि दोनों सेट का एलिमेंट्स ही ना होता हो और कुछ भी ऑर्डर पेयर आपको नहीं मिलता हो, है ना। मतलब सीधा सीधा ए क्रॉस ए करोगे तो आपको ऑर्डर पेयर नहीं मिलेगा, कुछ भी ए सेट का वही सेट के साथ रिलेटेड नहीं होगा एलिमेंट के साथ। जैसे मैं बताऊंगा, देखो अब मुझे बताओ, मैं कंडीशन रख दिया, मतलब रिलेशन लिख दिया कि ए बी ऑर्डर पेयर होना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए ना, ए माइनस बी करोगे तो 4 होना चाहिए। तो मुझे बताओ, अगर हम यहाँ पर ए क्रॉस ए लिखेंगे, यानी आप रिलेशन लिखोगे तो क्या आएगा बताओ, तो 1 1 आ सकता है, 1 2 के साथ रिलेशन हो सकता है, 1 3 के साथ हो सकता है, 1 8 के साथ हो सकता है, ठीक है, ऐसे से जाएगा, चेक करना, ठीक है। अगर हम ये रिलेशन के अनुसार, ये जो फॉर्मूला के अनुसार अगर हम बिठाएंगे ए माइनस बी इक्वल टू 4 होगा क्या। ये फर्स्ट एलिमेंट को ए बोलते हैं, सेकंड वाला बी बोलते हैं, सभी का फर्स्ट एलिमेंट को वो ए बोलेंगे, सेकंड एलिमेंट को बी बोलेंगे, ठीक है। अरे भाई इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है। अब ए माइनस बी करोगे तो यहाँ पर कोई भी ऑर्डर पेयर उठा लो, जैसे 1 और 1 उठा लिया, तो अगर हम ये 1 1 अगर इसके अनुसार डालेंगे तो 1 माइनस 1 यानी 0 आया। यहाँ तो क्या बोला मैं, 4 आना चाहिए, 4 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। जैसे कुछ भी उठा ले, जैसे 1 और 8 उठा लिया, मैं 1 और 8 लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, वो फॉर्मूला के अनुसार 1 माइनस 8 लिखूंगा तो आएगा क्या, -7 आ रहा है। यानी आप कोई भी ऑर्डर पेयर यहाँ पर रिलेशन में, ये रिलेशन में जो आपको ऑर्डर पेयर मिला है, कोई भी ऑर्डर पेयर उठा लोगे और यहाँ पर डाल दोगे तो 4 नहीं होगा, यानी आपका ये रिलेशन में ऑर्डर पेयर ही नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पर a माइनस बी इक्वल टू 4 मिल जाता तो आपको ऑर्डर पेयर मिल जाता। जैसे मान लो यहाँ पर ऑर्डर पेयर आपका कुछ भी है, जैसे 8 है और 4 है भाई, तो 8 माइनस 4 यानी 4 आ रहा है, तब आप 8 4 बोल सकते हो, 8 4 आएगा अगर यहाँ पर, तब आप बोल सकते हो ये रिलेशन को क्या एम्प्टी सॉरी क्या दूसरा कुछ रिलेशन बोल सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पर क्या कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब ये आपका एम्प्टी रिलेशन है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं दिख रहा है जहां पर कि a माइनस बी करोगे तो 4 आएगा, मतलब खाली ही खाली रहेगा, रिलेशन पूरा खाली रहेगा, यानी रिलेशन पूरा 5 होगा, है ना, एम्प्टी रहेगा पूरा। रिलेशन में आपका ये ब्रैकेट के अंदर कुछ भी ऑर्डर पेयर नहीं मिलेगा, ये मतलब पूरा खाली रहेगा, एम्प्टी रहेगा, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है, ये सिंपल है भाई आपका एम्प्टी रिलेशन। जैसे मैं और एक एग्जाम्पल दिया, देखो जैसे मैं आप कुछ भी फाक दो ना, इसको कुछ भी लिख दो भाई, अपने अनुसार कुछ भी लिख दो जो कि स्टेटमेंट पूरा रॉन्ग हो। जैसे मैं यहाँ पर सपोज ये 1 2 3 वही सेट है आपका, सपोज 1 2 3 है सपोज, और मैं यहाँ पर बोल दिया कि रिलेशन है, रिलेशन कैसा होना चाहिए ना, ए बी ऑर्डर पेयर में होना चाहिए, और ये ऑर्डर पेयर किस प्रकार होना चाहिए, सपोज आपका कितना होना चाहिए, अगर यहाँ पर ए क्रॉस बी करोगे, मतलब ए और बी को मल्टीप्लाई करोगे, सपोज साइन थीटा आएगा, तो पॉसिबल है क्या, पॉसिबल है ये कि ये एलिमेंट को अगर कोई भी 2 एलिमेंट यहाँ पर ऑर्डर पेयर लिखोगे तो क्या आएगा, 1 1 1 2 1 3 कुछ भी आएगा, तो जो आएगा सपोज आपका 1 1 करके देखो, अगर आप 1 क्रॉस 1 करोगे तो क्या साइन थीटा आएगा क्या भाई, आएगा नहीं आएगा, मतलब यहाँ पर आपको रिलेशन यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। अगर इसके अकॉर्डिंग लिखोगे तो नहीं मिलेगा, और दूसरा कुछ यहाँ पर कंडीशन हो सकता है भाई, अगर इसके अनुसार a क्रॉस b इक्वल टू साइन थीटा के कंडीशन के अनुसार लिखोगे तो 2 आपको एलिमेंट ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर कि दोनों को क्रॉस करोगे, यानी मल्टीप्लिकेशन करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो साइन थीटा मिलेगा। तो इसीलिए हम ये r को क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे, क्योंकि भाई ऑर्डर पेयर नहीं मिल रहे, ठीक है ना।
इसको क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन। देखो कहानी बहुत, चलो ये हो गया, एम्प्टी रिलेशन समझ में आ गया। चलो ये एम्प्टी रिलेशन बस दिमाग चाटता है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एम्प्टी रिलेशन समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट लिखो, एम्प्टी रिलेशन के बाद आपका आता है, वैसे ही आप 11 में पढ़ चुके, फिर भी मैं और थोड़ा वो कर दे रहा हूँ, ठीक है, रिकॉल कर दे रहा हूँ। एम्प्टी रिलेशन के बाद आता है आपका क्या, हाँ एम्प्टी रिलेशन के बाद आता है आपका यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है, 2 नंबर यूनिवर्सल। वैसे ही आपका इसका यूज नहीं है, यूनिवर्सल रिलेशन, फिर भी पढ़ेंगे भाई, ये सब बेसिक है, सब पता होना चाहिए आपको, ठीक है, पढ़ लो, ठीक है। वैसे आपका ये सब ज़्यादा आपका यूज नहीं हुआ है, आपका सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होगा, मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। चलो यूनिवर्सल रिलेशन बहुत सिंपल है, क्या बोलता है कि लेट, नहीं ऐसे नहीं लिखें, चलो ए रिलेशन आर इज सेड टू बी, मतलब आर को हम क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। कंडीशन क्या, इफ, अगर, इफ each element of a relation R on set, लिख दो on set A, ठीक है, A सेट में a relation R on set A is said to be लिख देना universal relation if each element of A is related to set A, वही सेट A से का रिलेशन हो, यानी सीधा अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो आपका जो रिलेशन होगा सिंपल A क्रॉस B होगा। मैं अब समझाऊंगा, A क्रॉस A लिख दो, ठीक है। हम यहाँ पर जो 2 सेट ले रहे हैं ना, सेम सेट में कहानी देख रहे हैं, आप चाहो तो अलग अलग सेट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं समझाऊंगा, रुको क्या बोल रहा है, देखो सिंपल चीज बोल रहा है भाई, सिंपल यूनिवर्सल, मतलब देखो यूनिवर्सल रिलेशन क्या बोल रहा है, अगर आपके पास कोई भी सेट है, मान लो ए का 1 2 3 है, ठीक है, 1 2 3 है। अब इसका अगर ए क्रॉस ए निकालोगे, यानी रिलेशन होता है ए क्रॉस ए मतलब रिलेशन, तो क्या आ सकता है 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2, फिर 2 3, फिर आपका 3 1 3 2 3 3, ठीक है। यह आपको क्या आ गया, रिलेशन आ गया। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या बोल रहा है कि ये जो आपके पास जो सेट है, सभी एलिमेंट वही सेट का एलिमेंट के साथ रिलेटेड होना चाहिए। अब देखो ए का 1 2 3, देखो यहाँ पर, अब इसको ऐसे समझो 1 2 3, ये ए सेट है, ये भी ए सेट है, ठीक है, यहाँ पर भी 1 2 3। अब मुझे बताओ ए सेट का सब एलिमेंट दूसरा सेट यानी ए के साथ, हम ए क्रॉस ए करें, ए सेट ए के साथ रिलेटेड है कि नहीं भाई, देखो सब रिलेटेड है। यहाँ पर वही लिखा हूँ ना भाई, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, यानी यहाँ पर कुछ भी खाली एलिमेंट्स नहीं बचा है, कुछ भी एलिमेंट नहीं बचा है। मतलब पहला वाला सेट का सभी एलिमेंट्स किसके साथ रिलेटेड है, दूसरा सेट के साथ, और दूसरा सेट भी हम वही सेट लिए हैं। हम यहाँ पर एक ही सेट से कहानी देख रहे हैं, रिलेशन, ठीक है ना। अब चाहो दूसरा सेट भी लिख सकते हो भाई, यहाँ पर 2 3 4 5 भी लिख सकते हो। तो वही सिंपल चीज समझ में आ गया। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए हम सेट लिए, इज सेड टू बी यूनिवर्सल रिलेशन इफ ए इज रिलेटेड टू, इफ ईच एलिमेंट मतलब प्रत्येक एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए और एक सेट का एलिमेंट के साथ, खाली नहीं बचना चाहिए। तो दिस इज योर यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है, कंप्लीट समझ में आ गया। चलिए पूरा क्लियर, चलिए 2 नंबर गया। अब ये ज़्यादा यूज नहीं होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है आपका आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। आइडेंटिटी रिलेशन लिखो, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, 1 भी होता है, सेम भी होता है, ठीक है। चलो
आइडेंटिटी एलिमेंट देखते हैं, सॉरी आइडेंटिटी रिलेशन। लिखो आइडेंटिटी रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आइडेंटिटी रिलेशन। लिखो कितना नंबर गया, 2 नंबर गया, 3 नंबर। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूं बार बार। आइडेंटिटी रिलेशन ये क्या होता है, लिखे पहले फिर मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो ए रिलेशन आर ऑन सेट ए, एक टू सेट में हम देखेंगे, ठीक है, सेम सेट को हम क्रॉस करेंगे। ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी क्या बोल सकते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन, और आइडेंटिटी लिख दे रहा हूं। इफ, ध्यान से कहना, इफ ध्यान देना, इफ, रुक जाओ, हाँ, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए सेट का, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज related to if each element of A is related to A itself, related to itself लिख दो, is related to itself only। देखना ये जो आपका वर्ड है ना only, ये मैं कैपिटल बोल्ड करके लिख रहा हूँ, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, only, इसको नोट करो क्योंकि रिफ्लेक्सिव में आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। only, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि एक रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन बोल सकते हैं कब ना, जब इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए सेट का सब एलिमेंट वही एलिमेंट के साथ क्या होना चाहिए, रिलेट होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। सीधा सीधा बोलोगे तो आपका यहाँ पर मैथमेटिकली लिख सकते हैं ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए, और यहाँ पर जो भी आपका एलिमेंट है ए, यहाँ पर ए ओवरऑल और फॉर ऑल लिख सकते हो, जो कि आपका कहाँ पर होना चाहिए, सेट में होना चाहिए, ए में होना चाहिए, ठीक है ना। अब मैं ध्यान से इसको अच्छे से समझाऊंगा, देखो ना। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास ए सेट है, कोई भी एक सेट है, सपोज 1 2 3 है, तो यहाँ पर जो आप रिलेशन, यहाँ पर अगर ये सेट में रिलेशन मिल रहा है और ये रिलेशन कैसा मिल रहा है, 1 1 मिल रहा है और 2 2 के साथ मिल रहा है और 3 3 के साथ, ओनली भाई, ओनली याद करो, ये वर्ड याद करना, ओनली। क्या बोल रहा है कि एक सेट का सब एलिमेंट वही एलिमेंट के साथ रिलेटेड होगा, तो वो रिलेशन को आप क्या बोलोगे, आइडेंटिटी रिलेशन। ये रिलेशन को आप क्या कह सकते हो, एक क्रॉस ए, ठीक है। और एक बार बोल रहा हूं, एक सेट है, वही सेट को अगर क्रॉस कर रहे हो तो जो आपका रिलेशन मिल रहा है, ए क्रॉस ए मतलब वही भाई रिलेशन, तो ए क्रॉस ए कर रहे हो तो आपको अगर ए क्रॉस ए का वैल्यू इतना है, जितना भी आपका एलिमेंट्स 1 2 3 है, तो 1 1 2 2 3 3 मतलब सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पर 4 1 2 है और यहाँ पर 4 4 ऑर्डर पेयर नहीं है, तो ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा भाई, ठीक है। यार आइडेंटिटी का कंडीशन क्या है कि जो आपके पास सेट है, जितना भी आपका एलिमेंट्स है, सबका रिपीटेड होना चाहिए, सबका रिपीटेशन होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3, बस उतना, ओनली बोल दिया मतलब उतना और कुछ नहीं, जितना होगा उतना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दिया, देखो अगर मैं यहाँ पर ये रिलेशन को सपोज में ऐसे लिख दिया, ठीक है, 1 1 तो है, 1 2 तो है, और सॉरी 2 2 तो है और 3 3 तो है, अब इतना तो ठीक है, तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 1 2 लिख दिया या तो फिर 4 1 लिख दिया, तो ये आपका क्या आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। क्यों, आइडेंटिटी कंडीशन क्या है, जितना भी आपका एलिमेंट है सबका सेम सभी एलिमेंट का वही एलिमेंट के साथ क्या होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए, 1 1 के साथ रिलेटेड, 2 2 3 3 के साथ, और ये बाकी का नहीं होगा, ये एक्स्ट्रा आ जा रहा है ना, इसी वजह से ये आपका आइडेंटिटी नहीं होगा। सिर्फ क्या होना चाहिए, जितना भी एलिमेंट है सबका सभी का ऑर्डर पेयर होना चाहिए, सेम एलिमेंट, 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के, बस उतना, ठीक है। ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन याद हो गया।
तो इसको अगर मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हो सेट बिल्डर फॉर्म में कि आपको जो ऑर्डर पेयर मिलेगा वो आपको ए टर्म में मिलेगा, क्योंकि ए मतलब सेम एलिमेंट्स ए, ठीक है। और यहाँ पर क्या होना चाहिए भाई, ये आपका कैसा होगा, नेक्स्ट देखना आपका कैसा होगा, आप यहाँ पर जो ए है ये कहाँ पर बिलोंग करना चाहिए, ए सेट में, ठीक है। ए सेट में बिलोंग कर रहा है, 1 2 3 ए सेट में बिलोंग कर रहा है, तो 1 1 2 2 3 3। अगर यहाँ पर 4 नहीं, सपोज यहाँ पर 4 4 लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 4 यहाँ पर डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 4 तो बिलोंग नहीं कर रहा है ए में नहीं है भाई को, ठीक है। चलो इतना हो गया आपका आइडेंटिटी रिलेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखते हैं हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और रिफ्लेक्सिव लिख दो। चलो रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं, हो गया क्लियर, बढ़े आगे। चलिए ये आपका हो गया आइडेंटिटी रिलेशन। अब हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब आइडेंटिटी और रिफ्लेक्शन थोड़ा बहुत सेम लगता है, यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। लिखें रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब 3 नंबर तो गया, 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है ये भाई, अभी से इंपॉर्टेंट सब आएगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन और रिफ्लेक्सिव कह सकते हो, ठीक है। कौन सा रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं, लिख लो पहले, इतना हेडिंग लगाओ, दिख रहा है, चलिए दिख रहा है, चेक कर लेते हैं, रुक जाओ। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, चलिए दिख रहा है, चलिए। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, हो गया, लिखो पहले। ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर लिख दे रहा हूं, इफ, अगर, कंडीशन क्या है, इफ, ऐसे लिखना, अगर इफ ए सेम एलिमेंट बिलोंग करेगा कहां पर, रिलेशन, अगर रिलेशन में ए होना चाहिए, और यहां पर जो आपका ए है ये आपका ए सेट में बिलोंग करना चाहिए, यहां पर जो एलिमेंट है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, ये थोड़ा अलग तरीका का होगा, ये हमको आइडेंटिटी रिलेशन टाइप का लग रहा है, बस ऐसा नहीं है। देखो क्या डिफरेंस है दोनों में, हम बता रहे हैं। अब सपोज आपके पास एक सेट है, ए सेट, इसका एलिमेंट है 1 2 3। अब अगर मैं इसको ए क्रॉस ए किया, सपोज जो भी रिलेशन हमको मिला, तो मैं सपोज यहाँ पर ए क्रॉस ए नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ रिलेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। मेरे अनुसार मैं यहाँ पर रिलेशन लिखा, और रिलेशन में लिख दिया आपका 1 1 2 2 और 3 3, ठीक है, 3 3, ठीक। अब इतना लिख दिया, अब यहाँ पर हाँ 3 3 लिख दिया। तो अब मुझे बताओ ये आइडेंटिटी रिलेशन है, क्योंकि सभी एलिमेंट का रिपीटेशन है 1 1 2 2 3 3, ठीक है। तो ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन है, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, रिफ्लेक्सिव क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव बोल रहा है कि जितना भी आपका एलिमेंट है सबका रिपीटेशन होना चाहिए, मतलब 1 1 2 2 3 3, सबका डबल होना चाहिए, 1 1 के साथ 2 2 के साथ 3 3 होना चाहिए, और बाकी यहाँ पर जो भी ऑर्डर पेयर होगा तो चलेगा, कोई बात नहीं। बट कंडीशन क्या है कि 1 2 3 जो एलिमेंट है सबका वही एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर होना चाहिए, और बाकी रहे या ना रहे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट कंडीशन याद रखना कि जितना भी एलिमेंट है सबका सेम इमेज होना चाहिए, मतलब सेम या 1 1 के साथ 2 2 के साथ 3 3 के साथ। अगर आप यहाँ पर ऐसे लिख दे रहे हो तो भी चलेगा, यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो, 1 2 भी लिख सकते हो, कुछ बात नहीं है, 3 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट आपको कंडीशन क्या है कि जितना भी एलिमेंट है सबका क्या होना चाहिए, रिपीटेड, मतलब सबका वही चीज क्या होना चाहिए, ऑर्डर पेयर होना चाहिए, 1 1 के साथ 2 2 के साथ 3 3 के साथ, ठीक है ना। सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर होना चाहिए, जितना भी एलिमेंट है सबका होना चाहिए, सबका, और ये रहेगा तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। बट आपका कंडीशन क्या है, जितना भी एलिमेंट है सबका ऑर्डर पेयर होना चाहिए सेम एलिमेंट का, ठीक है ना। यानी सीधा बोल सकते हो आपका आइडेंटिटी रिलेशन भी आपका रिफ्लेक्सिव होगा, है ना। या आप लिख सकते हो कि जो आपका यहाँ पर अगर इसको नहीं लिखते हैं तो भी ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये रिफ्लेक्सिव होगा। पूरा क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर 1 1 भी रिलेशन में है, 2 2 भी रिलेशन में है,
3 भी रिलेशन में है, तो कोई बात नहीं। अगर यहाँ पर 4 1 भी लिख दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप तीनों तो कंडीशन फुलफिल हो गया ना, ठीक है ना। पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, समझ में आ गया। ये सिंपल आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चलिए अब बढ़ते हैं आगे सिमेट्रिक की ओर, ठीक है। रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि क्या बोल सकते हो, आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज क्या, रिफ्लेक्सिव। क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि सभी एलिमेंट का तो वही है ना, 1 1 2 2 3 3, तो होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए इतना होगा, इसको नोट करना। वैसे आपका आइडेंटिटी ना आपका सिमेट्रिक भी होता है, सिमेट्रिक को भी अगर आइडेंटिटी रिलेशन आ गया समझ जाना, वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। मैं बताऊंगा अभी, रुको। हो गया इतना। चलिए रिफ्लेक्सिव कहानी खत्म। अब 5 नंबर देखते हैं हम, क्या, ठीक है, क्लियर। चलो इतना हो गया। सब यहाँ ये ना सब अप्लाई करेंगे, टेंशन मत लो, सब हम क्वेश्चन आंसर पे सब अप्लाई करेंगे, बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका, ठीक है। चलिए रिफ्लेक्सिव हुआ। अब हम देखते हैं सिमेट्रिक। कितना नंबर, 5 नंबर ना, जितना भी नंबर लिखो। सिमेट्रिक, सिमेट्रिकली रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट भाई। सिमेट्रिक लिखो, फटाफट लिखो कि ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी क्या, सिमेट्रिक रिलेशन इफ, अगर, ध्यान से देखना ये, अगर ए बी मतलब ऑर्डर पेयर आर में होना चाहिए, रिलेशन में ए बी ऑर्डर पेयर होना चाहिए। अगर ए बी ऑर्डर पेयर है तो ये आपका ए बी है, ए बी बिलोंग्स टू आर हो रहा है, तो उसका उल्टा भी होना चाहिए रिलेशन में, यानी बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। और यहां पर जो आपका ए बी है, ये दोनों आपका ए बी दो ठो जो आपका एलिमेंट है ऑर्डर पेयर में, वो दोनों एलिमेंट आपका सेट में होना चाहिए, यानी ए सेट में होना चाहिए, ठीक है। क्लियर, फॉर ऑल लिख दो, ठीक है। पूरा समझ में आ गया कि एक रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन कब कहेंगे, जब ए बी ऑर्डर पेयर रिलेशन में है तो उसका उल्टा भी होना चाहिए, बी ए भी आपका रिलेशन में होना चाहिए। और यहाँ पर जो ए बी और बी ए में जो आपका एलिमेंट्स है, ए बी दोनों में कॉमन है, तो दोनों एलिमेंट्स आपका ए सेट में होना चाहिए। चलिए अब एग्जांपल लेंगे तो समझ में आएगा। सपोज आपके पास एक ठो सेट लिया, 1 2 3 ले गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक रिलेशन लिखा, और ये रिलेशन में सपोज मैं लिखा कुछ भी लिखा, जैसे 1 1 लिख दिया, 1 2 लिख दिया, 3 1 लिख दिया, ठीक है, 1 2 लिखा और 2 1 लिख दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं, ठीक है। सिमेट्रिक का कंडीशन क्या है, अगर आपके पास ए बी है तो बी ए होना चाहिए रिलेशन में, ये रिलेशन है। अब मुझे बताओ अगर, और बाकी का देखो मत, कोई 2 एलिमेंट ले जाओ, सपोज 1 2 ले रहे हैं। अब 1 2 का उल्टा क्या होता है, 2 1, और 2 1 मौजूद है, यानी यहां पर हमारा 1 2 ऑर्डर पेयर रिलेशन में है और 2 1 भी रिलेशन, उसका उल्टा भी रिलेशन में है, तो यानी आप ये रिलेशन को क्या बोल सकते हो, सिमेट्रिक रिलेशन। और बाकी का आपको देखना नहीं है, जो नहीं है इसको नहीं देखना है, जो भी होगा, एक ठो हो कि 2 ठो हो कोई फर्क नहीं पड़े। अगर मान लो यहाँ पर 3 1 है तो यहाँ पर अगर 1 3 है तो कोई बात नहीं, ये भी आपका सिमेट्रिक होगा। यहाँ पर 2 ठो होना चाहिए या तो फिर 1 ठो होगा चलेगा, लेकिन होना चाहिए आपका 1 ठो, जैसे भी करके। जैसे यहाँ पर 1 2 है तो उसका उल्टा 2 1 है। अब ये 3 1 उसका उल्टा 1 3 नहीं है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी एक ऑर्डर पेयर का उल्टा ऑर्डर पेयर होना चाहिए, नोट करना। 1 2 है तो 2 1 है, तो ये आपका सीधा सीधा बोल सकते हो कि ये रिलेशन को क्या, सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर बात। जैसे देखो एक सेट लिया
ए बी सी डी ई लिख दिया। अब मैं यहाँ पर रिलेशन सपोज लिखा ए बी बी सी डी सी बी लिख दिया, और यहाँ पर लिखा ई ए और ए ई लिख दिया। अब मुझे बताओ ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं। देखो BC है, देखो BC है, BC का उल्टा क्या होता है CB भी है, देखो CB उल्टा है, तो ये आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर और है तो कोई बात नहीं, देखो CD है तो नहीं है, CD का उल्टा नहीं है, DC नहीं है, चलेगा। ये है तो उल्टा है, AE है, तो आपका सिमेट्रिक सीधा आपका ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। समझ में आ गया पूरा क्लियर, बहुत आसान है। चलिए आई होप कि समझ में आ गया है। चलो इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली आप ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ पर जो A रिलेटेड टू अगर B है, A रिलेटेड टू B है, तो आपका B रिलेटेड टू A होना चाहिए, B रिलेटेड टू A होना चाहिए। इसका फॉर्मूला आप कह सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर B रिलेटेड टू C था, देखना B रिलेटेड टू C था, तो आपका C रिलेटेड टू B भी है, उसका उल्टा भी है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला नोट करना भाई, ये नोट करना, सीधा सीधा उसका ट्रिक। A रिलेटेड टू B है तो B रिलेटेड टू A, सीधा सीधा। आप चाहो तो इसको भी याद कर सकते हो। चलिए ये हो गया आपका सिमेट्रिक। अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव, जो कि लास्ट नहीं और है 2 ठो। चलिए ट्रांजिटिव देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिटिव। हाँ ट्रांजिटिव लास्ट कह सकते हो। ठीक है, और एक तो आता है इक्विवेलेंस। वैसे इक्विवेलेंस का तो देखेंगे, रुको अब देखेंगे हम ट्रांजिटिव रिलेशन। लिखो ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ये देखना ट्रांजिटिव बहुत खतरा है। चलिए ट्रांजिटिव, ये आपका ट्रांजिटिव। चलिए टी है भाई, ट्रांजिटिव रिलेशन। नंबर करना भाई, कितना कितना नंबरिंग करना। ये कितना नंबर है, 6 नंबर 7 नंबर जो भी है। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है कि ए रिलेशन आर ऑन सेट और एनी सेट ए is said to be transitive if अगर, ठीक है, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब रिलेशन में आपका अगर ए बी ऑर्डर्ड पेयर है, तो ए बी ऑर्डर्ड पेयर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है, ए बी है और बी सी भी रिलेशन में है, तो आपका ए सी भी होना जरूरी है। तब जाके आप बोलोगे क्या, वो रिलेशन को क्या, ट्रांजिटिव रिलेशन। ए बी ऑर्डर पेयर रिलेशन में है, बिलोंग कर रहा है, तो बी सी अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तब आपका ए और सी होना चाहिए। तो इसको मैथमेटिकली अगर लिखोगे तो ए रिलेटेड टू बी, ए अगर बी के साथ रिलेटेड है और बी आपका रिलेटेड टू सी के साथ है, तो आपका ए सी के साथ रिलेटेड होना चाहिए। तो इसको भी फॉर्मूला समझ के नोट कर लो। ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या है कि ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू सी है, तो ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए। तो यहां पर जो आपका ए बी सी जो एलिमेंट्स है, ए बी सी जो आपका एलिमेंट्स है, ये आपका गिवन सेट में मौजूद होना चाहिए। ठीक है, चलिए जैसे एग्जाम्पल लेंगे तो क्लियर होगा ये। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिया, कोई भी सेट लिया, एक सेट 1 2 3, वो ये हम लेंगे। ठीक है, बहुत ही चलो 11 12 13 ले जाओ, कुछ भी ले जाओ, 11 12 13 ले गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर रिलेशन लिखा, सपोज कुछ भी लिख लिया, 11 11 लिख दिया, अब 11 12 लिख दिया, अब 12 13 लिख दिया और 11 13 लिख दिया। तो क्या ये आपका ट्रांजिटिव होगा? देखो चेक करते हैं। देखो यहाँ पर 11 12 है, मतलब ए बी है, ए रिलेटेड टू बी हो गया।
अब बी रिलेटेड टू सी खोजो, 12 किसके साथ रिलेटेड है, 13 के साथ, यानी बी रिलेटेड टू सी मिल गया। अब ए सी के साथ रिलेटेड है क्या, 11 13 के साथ रिलेटेड है यहाँ पर मौजूद है, प्रेजेंस है, ठीक है, यानी आपका ए सी के साथ रिलेशन हो गया। तो ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। और ये जो खाली बच गया उसको देखना नहीं है, कोई भी एक ऑर्डर पेयर या तो दो ऑर्डर पेयर, कोई भी एक ऑर्डर पेयर, जैसे 11 12 है तो 12 13 है तो 11 13 होना चाहिए, बस एक ठो कंडीशन। यहाँ पर बाकी अगर बच जाएगा ऑर्डर पेयर तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसको हम सिंपली क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। समझ में बहुत ही आसान है। चलिए अब यहाँ पर एक चीज नोट करना, जैसे आपका जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है ना, वो सब होता है आपका रिफ्लेक्सिव भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, क्या, और सिमेट्रिक भी होता है। तो नोट करना भाई, क्यों होगा, क्योंकि सेम तो एलिमेंट आ जाएगा ना उसका। अगर ए रिलेटेड टू बी है तो उसको उल्टाओगे तो भी वो होगा आपका रिफ्लेक्सिव। आपका ध्यान देना, इसको लिख देना कि आइडेंटिटी, इसको आई में ऐसे लिखता हूँ, आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज क्या, रिफ्लेक्सिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा और सिमेट्रिक होगा। लेकिन उसका उल्टा नहीं होगा भाई, सब सिमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं होता है, लेकिन सब आइडेंटिटी, आपका आइडेंटिटी रिलेशन यानी आपका समझना रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है, ट्रांजिटिव भी हो सकता है और सिमेट्रिक, तीनों हो सकता है। आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, इतना नोट करो। कहीं भी अगर आप दिख गया आइडेंटिटी मतलब समझ रहा है, आंख बंद के लिख देना कि वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, नोट करना। चलिए क्लियर इतना, चलो कहानी आप आगे लेते हैं, चलो इतना लिख लो। अब हम देखते हैं मेन, इतना हो गया। चलिए अब आता है एक नया टॉपिक, इक्विवेलेंस रिलेशन, ये लास्ट है आपका। इक्विवेलेंस में क्या होता है ना, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, अगर सिमेट्रिक हो जाएगा, अगर एक रिलेशन, यहाँ पर देखना पूरा कॉम्बिनेशन आएगा, एक रिलेशन को हम कब क्या बोलेंगे, क्या, इक्विवेलेंस ना, जब वो रिलेशन सिमेट्रिक भी होगा, हम पढ़ चुके हैं सिमेट्रिक भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, चलो देखते हैं इसको। लिखो इक्विवेलेंस रिलेशन, फिर एक तो आता है इक्विवेलेंस क्लास, और आपका जो पार्टीशन, इक्विवेलेंस पार्टीशन क्या क्या होता है भाई, वो सब यहाँ पर आपका नहीं है, ठीक है। चलो इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है देखिए, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड, लिख दो ना, इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रिलेशन इफ, ध्यान देना, इफ इट इज क्या होना चाहिए ना, फर्स्ट तो आपका सिमेट्रिक हम पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्सिव सब पढ़ चुके ना, तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, 2 नंबर आपका सिमेट्रिक भी होना चाहिए वो रिलेशन, देखना भाई सिमेट्रिक भी होना चाहिए, और तीसरा आपका वो आपका ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, है ना, मतलब तीनों सेटिस्फाई होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। अब मुझे बताओ रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या था, मैं बताया था, रिफ्लेक्सिव मतलब अगर आपके पास ए रिलेटेड, हाँ रिफ्लेक्सिव बताया था मैं, ए मतलब सेम एलिमेंट आपका रिलेशन में होना चाहिए, और बाकी रहे या ना रहे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस जितना भी आपका सेट में एलिमेंट है सबका सेम ऑर्डर पेयर होना चाहिए, है ना, जैसे 1 1 2 2 3 3,
जितना भी सेट में होगा एलिमेंट सबका क्या होगा, ऑर्डर पेयर होगा, वो खुद का होगा, खुद वही एलिमेंट का होगा। ठीक है, मैं बता चुका हूँ। और यहाँ पर जो ए होता है आपका बिलोंग करना चाहिए कहाँ पर, ए सेट में। और सिमेट्रिक का कंडीशन क्या बताया, अगर ए रिलेटेड टू बी है तो आपका बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए, उल्टा मैं बताया था। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका ए बी है, ये ए बी मतलब ए बी ये आपका ए सेट में होना चाहिए, एलिमेंट्स ए बी। ठीक है, और ट्रांजिटिव का अभी बताया, अगर ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू सी है तो ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए। ठीक है, आप ऑर्डर पेयर में भी लिख सकते हो, ए बी बिलोंग्स टू, इसको ऐसे लिख सकते हो, ए बी अगर आर में है और बी सी आर में है तो आपका ए सी बी रिलेशन में होना चाहिए। और यहाँ पर जितना भी फॉर ऑल जो आपका ए बी सी है सब ए सेट में होना चाहिए। ठीक है, चलो तो ये था आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। जैसे मैं एग्जांपल एक ठो बस लूँगा कहानी समझ में, वैसे हम बहुत करने वाले हैं भाई एक्सरसाइज में, 1.1 में बहुत बड़ा एक्सरसाइज है। चलिए एक ठो एग्जांपल में ले रहा हूँ, ए सेट ले रहा 1 2 3 लिया, छोटा हुई सिंपल। ठीक है, यहाँ पर रिलेशन बना दिया, सपोज मैं यहाँ पर बना दिया 1 1, ठीक है, 2 2 3 3। ठीक है, अब मैं बना दिया सपोज 1 1 2, अब मैं लिख दिया 2 1। ठीक है, अब मैं लिख दिया सपोज 2 3 3 1 2 3 लिख दिया, अब 3 1 लिख दिया, 2 3 3 1 लिख दिया, सपोज 2 3 3 1 लिख दिया, और यहाँ पर हाँ इतना लिख दिया। चलो अब मुझे बताओ ये आपका होगा कि नहीं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस पहले तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, तो पहले चेक करना रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं। रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या है कि सब एलिमेंट जितना भी आपका सेट में सबका क्या होना चाहिए, सबका वही एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ, मतलब ये आपका रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। बाकी रहे ना रहे कुछ दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक चेक करना, सिमेट्रिक कंडीशन क्या, ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए। जैसे देखना 1 2 के साथ रिलेटेड है तो 2 1 के साथ रिलेटेड है, मतलब 2 नंबर कंडीशन में फुलफिल हो गया, सेटिस्फाई कर गया। 3 नंबर कंडीशन क्या बोला है, ट्रांजिटिव बोला है। ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या है, ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू सी होना चाहिए, तो ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान देना, अब ध्यान देना, जैसे देखिए अगर हम इसको देखें, ये ऑर्डर पेयर 2 3 के साथ रिलेटेड है तो 3 फिर 1 के साथ रिलेटेड है, तो 2 फिर 1 के साथ रिलेटेड होना चाहिए, और 2 1 देखो यहाँ पर ऑर्डर पेयर है, यानी आप इसको क्या कह सकते हो, इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ में आ गया ना बात, पूरा क्लियर दिख रहा है, चेक कर लेते हैं भाई, दिख रहा है ना पूरा अच्छे से, समझ में आ गया, पूरा क्लियर। चलिए गाइस अब लास्ट, पेशेंस है ना, अब हम लास्ट देखेंगे बस एक तो टॉपिक, ठीक है, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये सब बेसिक था भाई, अब हम डायरेक्ट एक्सरसाइज करेंगे ना, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब मैं जानबूझ के उसका ज़्यादा एग्जांपल नहीं लिया, लेक्चर बड़ा हो जाएगा, वैसे अब समझ में आ गया सब। अब हम एक्सरसाइज में करेंगे तो और आसान हो जाएगा, बहुत करने वाले हैं एक्सरसाइज में, ठीक है, टेंशन मत लो। चलो अब हम लास्ट बस एक तो टॉपिक देखेंगे जो कि आपका इक्विवेलेंस क्लास है, ठीक है, और जो आपका पार्टीशन वाला हम नहीं देखेंगे, हमारा नहीं है वो शायद कोर्स में। चलो देखते हैं। लास्ट लिखे, लास्ट इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास, इसका ना मैं डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, ठीक है, बस समझा दूंगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास में हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं, और ये जो इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं सिर्फ ये एलिमेंट का ही निकालते हैं, सेट का, किसका, सेट का, एलिमेंट का निकालते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल दूंगा तो समझ में आएगा। जैसे एक सेट है आपके पास 1 2 3 है। अब ध्यान देना, जब इक्विवेलेंस क्लास कर रहे हो तो वो जो रिलेशन होना चाहिए वो मस्ट बी इक्विवेलेंस होना चाहिए, इक्विवेलेंस
होना चाहिए, मस्ट बी इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। अगर इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा तो आप उसका इक्विवेलेंस क्लास नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। अब ये सेट है और यहां से मैं इक्विवेलेंस रिलेशन सपोज बना दिया 1 1 2 2 3 3, ठीक है, और 1 2 2 1 लिख दिया, ठीक है, 1 2 2 1 लिख दिया। हाँ, ये तो इतना तो आपका इक्विवेलेंस हो जाएगा, ठीक है। चलो ये अब देखो, ये गौर से देखना, ये इक्विवेलेंस है, क्यों है इक्विवेलेंस रिलेशन है, नीचे करो तो 1 1 2 2 3 3, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक अगर 1 2 है तो 2 1 है, ठीक है, सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव अगर देखो 1 2 है 2 1 है तो 1 1 होना चाहिए, तो 1 1 मौजूद है, तो ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब मैं यहां पर बोला कि फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास, एलिमेंट का निकाला जाता है इक्विवेलेंस क्लास, तो फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 2 3, तीनों एलिमेंट का 1 2 3 का इक्विवेलेंस क्लास निकालो। तो सिंपल आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 का इक्विवेलेंस क्लास निकालोगे तो स्क्वायर ब्रैकेट देना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको इसका एक्चुअली जो इक्विवेलेंस जो निकालते हैं ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है ना, फॉर्मूला बताऊंगा क्या, नहीं मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। जिसका आप इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हो ना, वो नंबर जो भी नंबर होगा वो फर्स्ट में होना चाहिए। फर्स्ट में जो भी आपका जो जिसका भी आप इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हो, जो भी एलिमेंट का, वो एलिमेंट ऑर्डर पेयर में ढूंढना है, कहाँ पर, फर्स्ट पोजीशन में है, यानी डोमेन में है। देखो ये 1 में है तो उसका जो बगल वाला ये होगा आपका इक्विवेलेंस क्लास। तो 1 का इक्विवेलेंस क्लास क्या मिलेगा, 1 एक मिलेगा, और क्या मिलेगा भाई, ऐसा ऑर्डर पेयर ढूंढना है जहां पर पहला में 1 होना चाहिए, जिसका निकाल लो 1, तो यहाँ पर 1 है तो इसका बगल वाला है 2, तो 2, तो 1 2 आपका इसका 1 का इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगा। जैसे देखो 2 का अगर हम इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपको एक ऐसा ऑर्डर पेयर ढूंढना है जहां पर डोमेन में 2 होना चाहिए। तो डोमेन में देखो ये वाला 2 है और इसका रेंज लिखना है आपको, 2 है तो 2 लिखना है, और कहाँ है भाई, फर्स्ट में 2 है तो उसका रेंज है 1, तो 1, ठीक है। ठीक है, से यहाँ पर 3 का निकालोगे तो क्या आएगा, तो आपको ढूंढना है ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो उसका बगल वाला एलिमेंट लिखना है, 3 है तो 3, और है क्या, नहीं है तो ये है। सिंपल भाई, सिंपल छोटा चीज था, तो आपका हो गया इक्विवेलेंस क्लास। समझ में आ गया पूरा क्लियर। तो बहुत छोटा टॉपिक था इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है। तो गाइस फाइनली हमारा कंप्लीट हो गया रिलेशन, ओनली रिलेशंस नोट करना। फंक्शन हमारा चालू नहीं हुआ है, 1.1 कंप्लीट होगा देन हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वैसे फंक्शन भी एक प्रकार का रिलेशन ही है, रिलेशन जैसा ही कहानी हम देखेंगे, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं तुरंत, आपका एक्सरसाइज 1.1 NCERT का, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, सब कॉन्सेप्ट आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आप एक्सरसाइज 1.1 कर सकते हैं। ध्यान से देखना, ये सब पूरा बेसिक आपका स्ट्रांग होगा, तब जाके आप वहाँ पर कर सकते हो एक्सरसाइज 1.1। अगर इतना नहीं हुआ, डायरेक्ट आ गया एक्सरसाइज में, तो कुछ काम आने वाला नहीं है। तो पहले इतना पूरा अच्छे से समझ आना, बार बार रिवाइज करना, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं फटाफट, ये सब नोट करो, हम मिलते हैं फटाफट आपका 1.1 में। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।